महाराष्ट्र की राजनीति दिन प्रतिदिन बदलती दिख रही है। एकनाथ शिंदे शिवसेना में बगावत के बाद बीजेपी से हाथ मिलाकर सीएम बन गए, तो वही एनसीपी में फूट पाड़कर अजित पवार ने चाचा शरद पवार को झटका देते हुए सरकार में शामिल हो गए। ऐसे एक से बढ़कर एक राजनीतिक भूकंप महाराष्ट्र की राजनीति में देखने मिले। हालांकि सरकार में अब बीजेपी के साथ शिंदे और अजित पवार गुट शामिल है। ऐसे में अजित पवार के टेंशन में एक और बार इजाफा होता दिख रहा है। आपको बता दें कि अजित पवार गुट के नेता और मंत्री हसन मुशर्रफ की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको विस्तार में। दरअसल संताजी घोरपड़े चीनी फैक्ट्री मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री हसन मुशर्रफ के सीए महेश गुरव की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है। कोर्ट ने गुरव की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इससे मुशर्रफ की मुश्किलें बढ़ने की आशंका है। अदालत ने कहा कि मंत्री हसन मुशर्रफ और उनके बेटों ने साजिश रचकर किसानों से पैसे लिए और उन्हें धोखा दिया। हसन मुशर्रफ और उसके सहयोगियों ने किसानों से धन एकत्र किया था। गुरव को उसकी आपराधिक गतिविधियों से मिलने वाले पैसों की भी पूरी जानकारी थी। इतना ही नहीं, जांच में यह भी पता चला कि यह पैसा शेल कंपनियों को भेजा गया था। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने हसन मुशर्रफ पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया था। इस मामले में कोल्हापुर पुलिस ने भी केस दर्ज किया था। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि मुशर्रफ और उनके बेटों ने साजिश रचकर हजारों किसानों से पैसे लिए और उनसे 40 करोड़ की धोखाधड़ी की। इस मामले में मंत्री हसन मुशर्रफ और उनके बेटों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। वही 25 किसानों ने आर्थिक अपराध जांच विभाग में शिकायत दर्ज कराई कि विधायक हसन मुशर्रफ ने सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री में सदस्य और शेयरों के मामले में धोखाधड़ी की है। इससे पहले कुछ किसानों ने उनके खिलाफ मुरगुड पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि मुशर्रफ के सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री लिमिटेड बेलावाड़ी के सदस्य बनने के लिए हमने उन्हें 10,000 रुपये का भुगतान किया था, लेकिन हकीकत में उन्होंने किसी भी किसान को सदस्यता नहीं दी। इसके उलट मुशर्रफ के खिलाफ इस शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने चीनी फैक्ट्री अपने परिवार के सदस्यों और कुछ एलएलपी कंपनियों के नाम की थी। हसन मुशर्रफ ने सिर्फ किसानों से पैसा इकट्ठा किया है। उन्होंने उस वक्त फैक्ट्री में काम करने की बात कहकर प्रत्येक किसान से 10-10 हज़ार रुपये लिए थे, लेकिन शेयर नहीं दिए और ना ही उन्हें सदस्य बनाया। शिकायत में किसानों के साथ धोखाधड़ी की बात कही गई है। तो देखा, अपने सरकार में शामिल अजित पवार के अपने ही नेता पर आरोप लग रहे हैं। ऐसे में अजित पवार की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अजित पवार इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों में एक होड़ सी मच गई है। ऐसे में एक ताजा सर्वे सामने आया है जिसमें महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों की समीक्षा की गई है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन आगे चलती नजर आ रही है। वही कांग्रेस, शिवसेना, ठाकरे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की महाविकास आघाड़ी के लिए स्थिति कुछ चिंताजनक नजर आ रही है। यह सर्वे इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने कराया था। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कुल 32% वोटों के साथ आगे चल रही है। वही सर्वे के मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट को 10% और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी एनसीपी को 5% वोट मिलेंगे। सर्वे का अनुमान है कि कांग्रेस यहां सिर्फ 15% वोटों के साथ पीछे चल रही है। शिवसेना और एनसीपी के बीच विभाजन के बाद शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी नाजुक स्थिति में दिख रही है। शरद पवार के एनसीपी को 12% वोट मिलते दिख रहे हैं। वही उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 15% वोटों से संतोष करना पड़ सकता है। इस सर्वे से दावा किया गया है कि 11% वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अगर सर्वे के दावे के मुताबिक कुल वोट प्रतिशत को सीटों में बदला जाए तो बीजेपी को 22 सीटें मिलने का अनुमान है, जो किसी भी पार्टी से सबसे ज्यादा है। वही शिवसेना शिंदे गुट को 4 और एनसीपी अजित पवार गुट को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। इस बार कांग्रेस, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसे 9 सीटें मिल रही है, जबकि शरद पवार की एनसीपी को 3 सीटें मिल रही है। पिछले चुनाव की तुलना में कांग्रेस को 8 सीटों का फायदा दिख रहा है। इसी सर्वे से अनुमान लगाया गया है कि शिवसेना ठाकरे गुट को 8 सीटें मिलने की संभावना है। आपको ये भी बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में किया गया सर्वे भी विपक्ष की टेंशन बढ़ाने वाला है। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। ऐसे में सर्वेक्षण में सामने आया है कि दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी फिर से अपनी मजबूत जीत हासिल कर सकती है। ऐसे में केजरीवाल और राहुल गांधी के लिए इंडिया गठबंधन में एक साथ आकर भी दिल्ली में कुछ खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में लोकसभा सीटों की सर्वेक्षण में कौन कौन सी पार्टी अपना कितना प्रभाव छोड़ती है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खरगोन जिले के बरवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला रविवार को भाजपा में शामिल हो गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने अब जोरदार तैयारी शुरू कर ली है।
सचिन बिरला की पार्टी में एंट्री के वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा एवं संघ महासचिव हितानंद शर्मा उपस्थित रहे। इससे पहले भी सचिन बिरला बीजेपी का समर्थन करते नजर आए थे। खंडवा में एक राजनीतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बिरला ने बीजेपी की बैठक में हिस्सा लिया था, इसलिए उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा कई दिनों से चल रही थी। फिर रविवार को उन्होंने औपचारिक तौर पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। हालांकि आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण दल बदल विरोधी कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा में आवेदन भी दिया था। हालांकि उनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई थी। पिछले कई विधानसभा सत्रों में सचिन बिरला मौजूद नहीं रहे थे, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में इधर उधर की चर्चाएं होती रही। वहीं कांग्रेस छोड़ने के बाद सचिन बिरला ने कहा कि मैंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और पूरे दिल से बीजेपी में शामिल हो गया हूँ। भविष्य में पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे निभाऊंगा। बिरला के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने कहा कि उन्हें अपनी विधायकी खोने का डर था, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो गए। बिरला अपनी विधायकी बचाने और विधायक की पेंशन बंद होने से बचने के लिए इतने लंबे समय तक रुके थे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें भविष्य में बीजेपी में शामिल होने पर बहुत दुख होगा, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतने जा रही है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। एक जहां राहुल गांधी ने पिछले दिनों दावा किया था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाएगी, तो उन्होंने राजस्थान को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर का मुकाबला है, फिर भी हम जीत लेंगे। राहुल गांधी की इसी बयान पर कांग्रेस के बड़े नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से ज़्यादा सीटों से राजस्थान में जीत हासिल करेगी। अब कांग्रेस में हो रही इसी अंदरूनी कलह की वजह से पार्टी के नेता उसे छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को जीत मिलती है। महाराष्ट्र में एनसीपी में हुई फूट का मामला अब और गर्मा गया है। सोमवार को एनसीपी को लेकर 2 सुनवाई एक साथ होंगी। शरद पवार ने बागी उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अयोग्यता याचिका दायर की है और इसकी सुनवाई आज होगी। एनसीपी पार्टी और गढ़ी चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग में दूसरी सुनवाई होगी। इस दोनों सुनवाई पर राज्य का ध्यान लगा हुआ है। इस बीच शुक्रवार को हुई सुनवाई में अजित पवार गुट ने शरद पवार पर तानाशाही का आरोप लगाया। बागी गुट की ओर से दावा किया गया कि पवार ने पार्टी में एक तरफा नियुक्तियां की है, तो वही शरद पवार गुट ने आयोग से पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी को फ्रीज न करने की मांग की है। इसलिए चर्चा है कि आज की सुनवाई में क्या क्या जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि एनसीपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने 24 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एनसीपी गुट की ओर से कहा गया कि हमारी पहली अयोग्यता याचिका के बाद भी 3 महीने में कोई निर्णय नहीं लिया गया और विधानसभा अध्यक्ष से निर्देश देने की मांग की गई। इस बीच एनसीपी ने बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए 3 याचिकाएं भी दायर की है। इसमें पहली याचिका अजित पवार समेत 9 विधायकों के खिलाफ, तो वही दूसरी याचिका 20 विधायकों के खिलाफ और तीसरी याचिका 11 विधायकों के खिलाफ दायर की गई थी। याचिका का उद्देश्य हमारे मामले में तेजी लाना है, क्योंकि डर है कि अध्यक्ष अजित पवार के पक्ष में फैसला न ले और इससे हमें सुप्रीम कोर्ट जाने में मदद मिलेगी। साथ ही अगर विधानसभा अध्यक्ष का फैसला हमारे खिलाफ है तो उन्हें कम समय में अयोग्य घोषित करने में मदद मिलेगी। ऐसी जानकारी एनसीपी की ओर से दी गई है। इस बीच अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने इसकी पुष्टि की। पटेल ने बताया, चूंकि शरद पवार ने याचिका दायर की है, इसलिए हमने एक चेतावनी दी है कि अदालत को हमारा पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए। अजित पवार गुट का दावा है कि शरद पवार की याचिकाओं से कुछ नहीं होगा। शिवसेना बनाम एकनाथ शिंदे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में दखल देने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब है कि दोबारा वैसा ही होने की संभावना है। ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट नार्वेकर से उचित समय के भीतर फैसला देने को कहेगा और इसके साथ ही अजित पवार गुट का मानना है कि चुनाव अगले साल भी हो सकते हैं। तो देखा आपने, एनसीपी के दोनों गुटों के नेता अपने अपने दावे मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में किस गुट को राहत और किसे झटका मिलता है, यह आने वाले समय में पता चल जाएगा। देश में इन दिनों चुनाव का माहौल सजने लगा है। हर पार्टी अपना विजयी रथ को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। तो वही एक जहां बीजेपी जो केंद्र में तीसरी बार सत्ता में बैठने के लिए पूरी जोर आजमाइश में जुटी है, तो वही विपक्ष एक साथ आकर भी कुछ खास प्रदर्शन करता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर सभी की नजर बनी हुई है। पीएम मोदी ने एक जहां चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और वो जीत का माहौल बनाने में लगे हैं, तो वही विपक्ष की टेंशन बढ़ती दिख रही है। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए
सभी पार्टियों की ओर से तैयारी की जा रही है। इंडिया गठबंधन और बीजेपी रणनीति बना रही है। तो वही एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। बताया यह भी जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने आने वाले वर्षों में इंडिया गठबंधन की बैठक और प्रगति की ओर ले जाने के लिए चर्चा की है। इंडिया अलायंस की आखिरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुई थी। उसके बाद इंडिया अलायंस की कोई बैठक नहीं हुई है, इसलिए इस बैठक को आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। खबर है कि शरद पवार ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से करीब 40 मिनट तक चर्चा की। इससे पता चलता है कि विपक्ष में मोदी के खिलाफ बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि इस बैठक में इंडिया अलायंस की अगली बैठक की योजना बनाई गई है। इस दौरान इंडिया अलायंस के अगले कदम को लेकर भी चर्चा हुई, इसलिए इंडिया गठबंधन की जल्दी बैठक होने की संभावना है। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की बैठक कब होगी इस पर सबकी नजर है। पिछले 2 महीने से बैठक में काफी अंतराल हो गया है, इसलिए सबका ध्यान इस बात पर है कि इंडिया गठबंधन की आगे की चाल कैसी होगी। इसी बीच बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने भी लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी हर संभव संख्या बल हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिश करने जा रही है ताकि वह पूरे देश में अकेले दम पर सत्ता बरकरार रख सके। फिलहाल इंडिया गठबंधन के सामने बीजेपी की इन कोशिशों को नाकाम करने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन किस तरह से अपनी रणनीति बनाती है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सहित महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर जो सर्वेक्षण किया गया है उसमें भी विपक्ष पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन का हर संभव प्रयास रहेगा कि वो बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हर संभव कोशिश करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।